उसको उसको छोड़ के पावर प्लांट में पहले होता क्या है और कैसे, आप लोग लॉबी में एडमिट कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंटेशन मोड में आ गया हूँ, मुझे लॉबी नहीं दिखेगा। ये सर हम लोग एडमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडमिट कर दीजिएगा, अभी कोई आए हैं। देखिए, पावर प्लांट में पहले तो बिजली बनता है, तो पहले हमको वो बिजली बनने का प्रक्रिया को थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग ये पढ़ेंगे। तो एक सेकेंड, प्रिंटर। हम्म तो पावर प्लांट में देखिए, पावर प्लांट हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है पावर प्लांट का। सबसे पहले कि हम लोग जो जनरली, आप लोग सब एलईडी बल्ब तो खरीदते ही होंगे। एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब जो होता है यस वो सर। कितने वाट का होता है जनरल? 9 वाट। 9 वाट। 9 वाट, ठीक है। 10 वाट। हम, हाँ, हम 10 वाट पकड़ते हैं। हम्म अब पावर प्लांट जब सुनते हैं ना, तो पावर प्लांट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बोलता है, जैसे टाटा स्टील के अंदर जो पावर प्लांट है वो 60 मेगावाट का है, ठीक है। और कहीं अगर बाहर जाएंगे तो 200 मेगावाट होता है। मैक्सिमम अभी तक जो हम लोग पहुंचे हैं वो है 660 मेगावाट। 660 मेगावाट तक अभी तक हम लोग पावर प्लांट बनाए हैं। एक सिंगल पावर प्लांट 660 मेगावाट का है। अब 60 मेगावाट अगर हम टाटा स्टील का ही बात करें, तो 60 मेगावाट का मतलब होता है 60 × 1000 किलोवाट, ठीक है। और 60 × 1000 किलोवाट का मतलब होता है 60 × 1000 × 1000 वाट, ठीक है। ये हो गया कि मेगावाट को हम वाट में कन्वर्ट किए, ठीक है। तो ये इतना मतलब 60 के बाद 30, फिर 30, ये इतना वाट प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग बिजली बिल पे करते हैं, तो आपके यहाँ पे बिजली बिल का रेट क्या है, कोई बता पाएंगे? सर 1 यूनिट का 5 रुपया 6 रुपया ऐसे ही। यस सर, ठीक 5-6 रुपया एवरेज। हमारा ठीक 3 रुपया। ठीक है, 1 यूनिट एवरेज में हम 6 रुपीज पकड़ते हैं, ठीक है। अब जो पैसा है उसको बाद में कैलकुलेट करेंगे या नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम 6 रुपया एवरेज पकड़ते हैं। 1 यूनिट का मतलब होता है 1000 वाट, ठीक है। अगर आप 1000 वाट कंज्यूम करते हैं एक दिन में, तो आपका 6 रुपया एक दिन का खर्चा है। दैट मीन्स, अगर जैसे हम लोग का 10 वाट था, तो 10 वाट को अगर हम 100 घंटा चलाते हैं, ये वाट क्या है और ये यूनिट का है। यूनिट का मतलब होता है 1000 वाट पर आवर। एक घंटे में 1000 वाट खर्चा होगा। तो अगर 10 वाट का मतलब क्या होता है कि एक आवर में ये 10 वाट बिजली लेगा, ठीक है। तो 10 वाट बिजली लेगा मतलब क्या, कि अगर ये 10 वाट का बल्ब अगर हम 100 घंटा चलाएं, तो 100 घंटा चलाएंगे मतलब करीबन 24 घंटा का एक दिन होता है, मतलब 4 डेज। अगर हम 10 वाट का बल्ब को 4 दिन लगातार जला के रखेंगे, तो ये 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब अगर 4 दिन हम 10 वाट का बल्ब जला के रखेंगे, तो मेरा 6 रुपया खर्चा होगा। ये समझ में आया? यस सर। जिसको भी नहीं आया वो पूछ लीजिएगा। ये जस्ट हम बेसिक अभी पहले बता रहे हैं। ये कैलकुलेशन समझ में आया कि एक यूनिट जो होता है ना, एक यूनिट को बोलते हैं 1 यूनिट। जो यूनिट जो बिजली देते हैं, इसको बोलते हैं 1000 वाट या 1 किलोवाट। दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये इतना बिजली खर्चा होता है एक यूनिट का मतलब, और इसका खर्चा होता है मेरा 6 रुपये। तो अगर एक इंडक्शन हीटर या 1000 वाट का एसी या 1000 वाट का हीटर या 1000 वाट का आयरन अगर हम 1 घंटा चलाते हैं, तो हमको 6 रुपया खर्चा होगा, ठीक है। अगर एसी, अगर मेरा 1000 वाट का एसी है, तो अगर हम 1000 वाट का एसी को 2 घंटा या 6 घंटा चलाते हैं, तो मेरा 6 घंटा चलाएंगे तो 36 रुपया खर्चा हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ 1 यूनिट का मतलब। अब जैसे ये चीज बताए थे, ये 60 मेगावाट। 60 मेगावाट का मतलब होता है 60 × 1000 किलोवाट। अब ये किलोवाट को हम क्या बोले, यहाँ पे किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ आपका, 60,000 यूनिट। हाँ, 60,000 यूनिट। 60,000 यूनिट ये बनाता है एक घंटे में,
ये प्लांट 1 घंटे में 60,000 यूनिट बनाता है। अगर 6 रुपया करके इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3,60,000 रुपया पर घंटा इसका कमाई है, इसका टर्नओवर है। 1 घंटे में ये 3,60,000 रुपया का सेल करता है। ठीक है, तो 24 घंटे में अगर मल्टीप्लाई करते हैं इंटू 24, मतलब एक दिन में कितना लाख रुपया इसका ये बनता है, तो 36 इंटू 24 अगर हम करते हैं तो हमको कैलकुलेटर ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, 36 इंटू 24 कितना होता है, तो इतना तो याद नहीं रहेगा। 864, 864 फिर 1 2 3 4, मतलब 86,86,86,40,000 रुपया ये एक दिन का इसका टर्नओवर है। मतलब एक दिन में अगर 60 मेगावाट का पावर प्लांट चलेगा तो 86 लाख रुपया का सेल करेगा। समझ रहे हैं ना? और एक सर महीना इसका चलेगा तो खर्चा, सर इसका खर्चा इतना आएगा कि ये सेल करेगा इतना? ये सेल करेगा इतना, ये मतलब इतना सर ये सेल कर, इतना 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 रुपीस का एनर्जी, मतलब पावर हाँ जनरेट सेल, करेगा एक दिन में? हाँ एकदम एकदम सही बोले। तो 86 लाख कम तो नहीं होता है, मतलब 1 करोड़ के आसपास हो गया। सोच रहे एक दिन में 1 करोड़ रुपया का सेल करता है, वो भी सबसे छोटा पावर प्लांट जो होता है वो 60 मेगावाट का होता है। बड़ा बड़ा मेगावाट का पावर प्लांट और ज्यादा करेगा। मतलब अगर ये तो इसका 10 गुना है, मतलब वो करीबन 8 करोड़ रुपया का सेल कर देगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना और रुपया इसका का एक टर्नओवर है। घंटे का सर, इसका 1 घंटे का ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना रहता है? हाँ, हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बता रहे हैं, पहले ये सेल वाला समझ गए कि सेल जैसे एक दुकानदार अगर ये 4 घंटा अगर अपना कपड़ा का दुकान है, वो 4 घंटा का दुकान ओपन करता है तो वो 10,000 का कपड़ा सेल करता है। ठीक है, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलिए, कौन सा चार्जर? हाँ ले लीजिए ना आके, पर मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है अभी, तो आप चार्ज करके सर फिर दे दीजिएगा ताकि ओके ओके सर, ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ तो ठीक है, अब आप लोग से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक दुकान अगर 1 घंटा ओपन रहता है तो कितना रुपए का सेल करता है। सुमन सर उस रूम में बाहर गए हुए हैं, आप कहाँ से हैं? एक बार फोन कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ओके। ओके, एक सेकंड लिख लेता हूँ। राजेंद्र प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, हाँ तो आप जैसे हम आपको बताएं कि 1 घंटे अगर एक कपड़ा का दुकान अगर चलता है, आप लोग मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ, तो अगर 4 घंटे अगर एक कपड़ा का दुकान सेल करता है तो वो 10,000 का सेल करेगा, प्रॉफिट कुछ भी हो, पर वो 10,000 का सेल करेगा। उसमें से अगर वो 4 घंटे बंद कर देगा तो क्या होगा, उसका 10,000 का सेल का लॉस हो गया। ठीक है, इसमें जो जनरेशन कॉस्ट आता है ये करीबन 60-40 आता है, मतलब 60% कॉस्ट, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, और 40% प्रॉफिट। ठीक है, 60-40 का रेशियो होता है कॉस्ट वर्सेज प्रॉफिट। तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रॉफिट 40%, 86 लाख का 40% कितना ज्यादा हो जाएगा, करीबन 30-35 लाख हो जाएगा। तो 35 लाख एक दिन का प्रॉफिट होगा इसका, अप्रोक्सीमेट।
ठीक है, पर ये प्रॉफिट एक्चुअली दूसरा चीज है, हम आपको बताते हैं। और कॉस्ट इसका 60% पड़ता है। तो 60-40 का रेशियो रहता है, 60% इसका प्रोडक्शन कॉस्ट रहता है। तो अगर आपका पावर प्लांट, जैसे क्या है, पावर प्लांट क्या है, एक मैकेनिकल इक्विपमेंट है, उसमें बहुत टाइप के फंक्शन में बहुत सारे चीजें लगे रहते हैं, जैसे पंप रहेगा, फैन रहेगा, वाटर ट्रीटमेंट जो आपका डीएम प्लांट रहता है, आपका कूलिंग टावर लगा रहेगा, आपका बॉयलर रहेगा, टरबाइन रहेगा, दुनिया भर की चीजें रहेंगे उसमें। पंप होगा तो वहां 30-40 टाइप का पंप ही लगा रहता है पावर प्लांट में। वाल्व रहेगा तो दुनिया भर का वाल्व ही रहता है उसके अंदर। ठीक है, करीबन 150-200 वाल्व रहेगा। ये 60 मेगावाट में 150-200 वाल्व रहेगा, 30-40 पंप रहेगा। तो ऐसे इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं। अब इतने सारे इक्विपमेंट में अगर कोई भी चीज खराब होता है तो क्या होगा, प्लांट को क्या करना पड़ेगा, प्लांट को बंद करना पड़ेगा बंद कि नहीं? करना पड़ेगा। हाँ, एकदम बंद करना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर इतने सारे प्लांट में अगर सबको अगर बंद कर देते हैं, हाँ, तो आपका कितना रुपया का लॉस हो जाएगा एक दिन में? क्योंकि बंद करेंगे तो एक दिन में 10 मिनट में भी रेडी हो सकता है, एक दिन भी लग सकता है, और बहुत ज्यादा दिन भी लग सकता है। तो कितना रुपया का लॉस होगा आप समझ ही सकते हैं। 1 घंटा बंद रहेगा तो 3,60,000, एक दिन बंद रहेगा तो 86 लाख, और अगर 3 दिन बंद रहेगा तो 3-4 करोड़ रुपया लॉस हो जाएगा। तो एज ए पावर प्लांट ऑपरेटर या एज ए पावर प्लांट का नॉलेज रखने वाले को ये चीज पता रहना पड़ेगा कि 1 घंटा का कॉस्ट क्या होता है, क्यों इतना महंगा होता है पावर प्लांट। हाँ, क्यों इसमें 40% प्रॉफिट रखा जाता है, ये तो बात का बात है। बट इतना लॉस कोई कंपनी बियर करेगा? सोच रहे हैं ये, अगर हम पूरा आपका ग्रुप का सैलरी, मेरा सैलरी, मेरे एसएनटीआई का सैलरी निकाल देंगे तो भी इतना रुपया का सैलरी नहीं होता होगा। ठीक है, तो 1 घंटे का लॉस मतलब कितना लॉस हो सकता है। तो इसीलिए पावर प्लांट को अच्छे से चलाना होता है, उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि आगे हम लोग समझेंगे। बट लॉजिक यही है कि 1 घंटे में इतना लाख रुपया का कमाई, मतलब 1 करोड़ का टर्नओवर सीधा। तो कोई दुकानदार कभी बंद करेगा अपना दुकान? कोई दुकानदार अपना दुकान बंद नहीं करेगा। उसको पता है कि अगर हम दुकान बंद कर देंगे तो मेरा इतना लाख का नुकसान हो जाएगा, इतना करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी दुकानदार पहले दुकान बंद करने से पहले वो 10 बार सोचेगा कि हमको दुकान बंद करना है कि नहीं करना है। यस सर। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा, मैं फोन आपको कॉल कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ, हाँ, सॉरी, वो क्लासरूम में कोई ना कोई आते रहते हैं। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये है। अब क्या है कि अब प्रॉफिट आप समझ सकते हैं कि 40% प्रॉफिट क्यों दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है कि जहां पे रिस्क ज्यादा है। देखिए, पावर प्लांट में क्या होता है ना, कि जो तापमान होता है, टेम्परेचर, मतलब पावर प्लांट में होता क्या है वो भी हम अभी बताएंगे। पावर प्लांट में क्या होता है, पानी बॉयल होता है। ये पानी बॉयल होता है, जनरली हम लोग का पानी कितना में बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी बहुत ज्यादा होता है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हाथ रखेंगे तो हाथ जल जाएगा। और पावर प्लांट में जो टेम्परेचर होता है वो करीबन 480 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 5
45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतना तापमान का स्टीम होता है पानी का, ठीक है, इतना तापमान में स्टीम होता है, ठीक है। ये पावर प्लांट का है। जो प्रेशर है, आपके घर में प्रेशर कुकर है ना, कि सबके घर में प्रेशर कुकर होगा? यस सर। यस सर। उस प्रेशर कुकर का प्रेशर होता है ये। और सोचिए कि प्रेशर कुकर इसी प्रेशर पे फटता है तो क्या होता है, डैमेज होता है। किचन में कोई काम करता है, अगर फट जाए प्रेशर कुकर तो छत वत तोड़ देता है, सुने हैं। जो आदमी रहेगा उसको चोट पहुंचाएगा, ये होता है कि नहीं? और उसका प्रेशर होता है 1 kg। यस सर। और पावर प्लांट में जो प्रेशर होता है ये 60 मेगावाट में 80 kg के करीब प्रेशर होता है। तो कितना ज्यादा प्रेशर है? 80 गुना ज्यादा प्रेशर है इसमें। और केवल इतना ही नहीं, जो 660 मेगावाट है, जो आपको 660 मेगावाट बताए थे, ठीक है, तो 660 मेगावाट में क्या होता है कि आपका प्रेशर होता है 226 kg प्रेशर। ये हम समझाएंगे 276 कब होता है। तो इतना ज्यादा प्रेशर होता है, आप समझ सकते हैं कि 1 kg प्रेशर जो प्रेशर कुकर का होता है उसमें इतना प्रेशर होता है, और 226 kg प्रेशर में कहाँ कहाँ कितना अंतर है। तो इतना प्रेशर और इतना टेम्परेचर पे जो काम करता है उसके लाइफ के ऊपर बहुत रिस्क होता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, जब कोई चीज आप इतना हाई प्रेशर और टेम्परेचर में कराएंगे तो आपको इसके लिए सेफ्टी बरतना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम हीरो होंडा चला रहे हैं, ठीक है, मेरे पास हीरो होंडा है, ठीक है, और एक आदमी के पास क्या है, क्या बोलते हैं, केटीएम गाड़ी है, ठीक है। केटीएम गाड़ी सब सुने हैं कि नहीं? बुलेट है, यस सर। केटीएम है। यस सर। तो जो आदमी लोग केटीएम और बुलेट चलाता है ना, हाँ बोलिए। हाँ, तो जो आदमी केटीएम और बुलेट चलाता है वो देखिएगा ना कि ये हाथ में, पैर में हैंड ग्लव्स, पैर में जो नी गार्ड, हाँ एंकल गार्ड, लेग गार्ड, पूरा एकदम मतलब भयानक टाइप का। इवन ये सब का जो हेलमेट होता है इसका दाम में होता है 4000-5000, और हीरो होंडा का हेलमेट आता है 300-500 रुपया में, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए जो पहना जाता है, अगर वो पूरा सेफ्टी का इक्विपमेंट का दाम देखेंगे ना तो इसका 15-20 हजार रुपया हो जाता है इक्विपमेंट का। जो आदमी ये सब गाड़ी चलाता है, जो बाहर रोड में स्पीड में चलाता है। अब हम जैसा लड़का, मतलब लोफर लड़का लोग के लिए नहीं है, हम लोग क्या है बिना हेलमेटों का चला देते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए टूर पे जाता है बाइक वाइक लेके हाँ, लोग। वो जो टूर में जाता है वो लोग देखिएगा पूरा सेफ्टी में एंकल गार्ड, नी गार्ड, ये सब पूरा पहन के चलाता है। और हीरो होंडा में कभी वो सब पहन के चलाते हुए देखे? नहीं चप्पल चलाता है। पहन के भी चला सकते हैं, हाँ, चला सकते हैं। चप्पल पहन के भी चला लेंगे। हाँ, चप्पल पहन के भी चला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका स्पीड 50 के ऊपर जाता ही नहीं है, 50 से 60 के स्पीड में जाता ही नहीं है इसका स्पीड। और इसका स्पीड जाएगा 150 किलोमीटर। तो जहां पे ज्यादा आपका रिस्क कवर कर रहा है वहां पे क्या होगा, सेफ्टी का दाम भी बढ़ जाएगा। इसका सेफ्टी में बस एक हेलमेट ही है जिसका दाम पड़ेगा 500 रुपया, और उसकी जगह पे इसका पूरा एसेसरीज का दाम होगा 15,000 रुपया। केवल इतना ही नहीं है, इसमें डिस्क ब्रेक होगा, ठीक है, इसमें ऑयल कूल्ड होगा, और इसमें और भी बहुत कुछ है। कुछ फिल्टर, अलग टाइप का फिल्टर होगा, ये अलग है, वो अलग है, इसका चेन अलग है, कुछ वैसा वैसा बहुत सारे और भी चीज है। इसमें क्या है, इसमें ना डिस्क ब्रेक है, ना ऑयल कूलर है, हाँ वैसा कुछ भी नहीं है। इसका फिल्टर का दाम भी 150-200 रुपया होता है, और इसका फिल्टर का दाम होता है 1000 रुपया या 800 रुपया, ऐसा कुछ करके कुछ होगा। तो ये सब क्या है, इसका सेफ्टी डिवाइस है। इसमें एबीएस मिलेगा, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें नॉर्मल ब्रेक शूज मिलेगा, जो यहाँ मारेंगे तो आपको थोड़ा दूर बाद जाके रुकेगा गाड़ी। हाँ, तो क्या है कि जितना महंगा या जितना आप मतलब क्या बोलेंगे, इक्विपमेंट जिससे हाई रिस्क है, उसका क्या है, हर चीज का कॉस्ट बढ़ेगा, ठीक है। ये सबका भी तो कॉस्ट है ना, एबीएस का कॉस्ट है, डिस्क का कॉस्ट है, ऑयल कूलर का कॉस्ट है, सबका कॉस्ट अलग है। हीरो होंडा में वो सबका कॉस्ट नहीं लगता क्योंकि वो सब है ही नहीं। हीरो होंडा का चेनो 150 रुपया 200 रुपये में मिल जाता है, इसका चेन भी महंगा पड़ेगा, 1200-1400 रुपया पड़ेगा। तो क्या है कि इक्विपमेंट जितना हाई रहेगा, जैसे 60 मेगावाट की जगह 660 मेगावाट, तो इसमें क्या है, प्रॉफिट भी हाई है
तो उसके हिसाब से परसेंटेज जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो परसेंटेज है 40%, ये हाई इसलिए है क्योंकि इसका परसेंटेज कुछ यहाँ जाता है सेफ्टी में। ये सेफ्टी उसको बराबर से चेक करना पड़ता है, बराबर से उसको रिप्लेस कराना पड़ता है, सो दैट क्या है कि पावर प्लांट में जैसे क्या हुआ, प्रेशर कुकर में प्रेशर से फटे नहीं। तो इसके लिए क्या है, एक होगा लोकल प्रेशर कुकर, एक होगा हम लोग बाहर से प्रेशर कुकर ये हॉकिंस या किसी का लेंगे। तो लोकल प्रेशर कुकर आपको 800-1000 रुपये में मिल जाएगा, और हॉकिंस का लेंगे तो 1800-2000 रुपये पड़ेगा। तो उतना रुपया दाम क्यों लेता है, उसका सेफ्टी के पर्पज के लिए। ठीक है, तो यहाँ जो 40% प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इसलिए दिया जाता है ताकि वो पावर प्लांट सेफली चले, और उस पावर प्लांट में काम करने वाले 100-2000 आदमी जो भी है, उन आदमियों के जान का नुकसान ना हो। ये समझे कि यहाँ प्रॉफिट क्यों दिया जाता है। कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए। देखिए, पहला चीज है, पावर प्लांट स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जानना जरूरी है, तभी पावर प्लांट स्टार्ट कर पाएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट, कोई भी अभी तक जो भी हम लोग बताए? नो सर। हाँ, हाँ, तो सर, हर चीज, हाँ सर ये जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट में सेफ्टी जाता है कि प्रॉफिट वाला में सेफ्टी जाता है? प्रॉफिट वाला में सेफ्टी जाता है। कॉस्ट का मतलब हो गया कि पावर प्लांट को चलाने के लिए जो ये चाहिए। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो आपका कॉस्ट क्या पड़ेगा, आपका बाइक चलाने का कॉस्ट पड़ेगा केवल पेट्रोल, ठीक है। और जो प्रॉफिट है उसमें कॉस्ट क्या पड़ेगा, जैसे आप सर्विसिंग कराते हैं, कोई साल में 2 बार सर्विसिंग करा देगा, कोई साल में 1 ही बार सर्विसिंग कराएगा, तो वो तो अलग अलग कॉस्ट होता है ना, तो वो आपका प्रॉफिट से आएगा। हाँ, सर्विसिंग हो गया, आप कुछ एडिशनल एसेसरी लगाए, आपको लगा कि नहीं हमको ये गाड़ी का डिस्क ब्रेक को चेंज करना है, कोई बोलेगा सर ये चलेगा डिस्क ब्रेक अभी और 6 महीना चलेगा, तो कोई जिसके पास पैसा है वो क्या बोलेगा कि भाई नहीं नहीं एक काम करो तुम डिस्क ब्रेक को चेंज कर दो, 6 महीना बाद क्यों 6 महीना और क्यों खींचेंगे, तो वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। फिल्टर क्या होता है, जनरली एयर से साफ करके निकल लगा देता है, पर कोई कोई आदमी बोलेगा नहीं नहीं हमको एक काम कीजिए, हमको फिल्टर को चेंज ही कर दीजिए, तो वो होता है कॉस्ट। ठीक है, तो प्रॉफिट से जो बचता है वो सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो सब का क्या है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जैसे आप साल में एक बार चेंज करना है, तो वो यही प्रॉफिट से आता है, वो सब सेफ्टी का कॉस्ट। तो सेफ्टी का वहां पे डिवाइस ज्यादा महंगा होता है। जब एक छोटा सा बाइक में इतना महंगा है, तो सोचिए कि पावर प्लांट में और इससे ज्यादा हाई प्रेशर रहता है और हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहां पे कितना महंगा रहेगा। ठीक है, अभी तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अब हम लोग पावर प्लांट का एक थोड़ा सा एनिमेशन से चालू करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा और समझ में इजी आएगा। अ, हाँ, ये दिख रहा है सभी को? यस सर। ऐसा तो नहीं है किसी को नहीं आया, स्क्रीन सबका आ रहा है ना? सर। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जनरली एक बॉयलर होता है, ठीक है, मेन यही मेन इक्विपमेंट है पावर प्लांट में, बोला जाता है बीटीजी, बॉयलर टरबाइन जनरेटर। बीटीजी का फुल फॉर्म होता है बॉयलर टरबाइन जनरेटर। ठीक है, एक बार एनिमेशन को दिखाने के बाद फिर हम थोड़ा सा स्क्रीन को डिस्क्राइब करेंगे। ब्रजेश क्लास আছে রে ঠিক আছে, ওকে ওকে, আমি তোকে ফোন করবো, আমি তো আজকে ভাবছিলাম ফোন করবো, ঠিক আছে, ওই অনলাइन ক্লাस চলছে। ओके ओके। हाँ, तो बीटीजी बॉयलर टरबाइन जनरेटर, जनरली क्या होता है कि मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है जनरेटर से। जनरेटर ही इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है और कोई चीज नहीं बनाता है। ठीक है,
जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को बनाता है। कोई भी, जैसे आप सुने होंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप सुने होंगे हाइड्रो, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, आप सुने होंगे विंड टरबाइन, आप और क्या टरबाइन होता है, टाइडल एनर्जी, जो समुद्र का वेव से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ठीक है। ये सब जो आप सुने हैं, इन सब में जनरेटर लगा रहता है जो कि आपका बिजली बनाता है। इवन जो हम लोग के शादी के घर में जो आता है ना जनरेटर, जो हम लोग लॉजिकली जनरेटर बोलते हैं, वो जनरेटर भी यही जनरेटर है जो कि आपका घुमाता है, ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली जनरेटर बनाता है। उसके बाद ये जनरेटर कब बनाएगा, जब इसको हम घुमाएं। ये जनरेटर को जब हम घुमाते हैं तब बनता है। जैसे आप साइकिल में देखे हैं कि लाइट एक वो लगा रहता है और हम लोग साइकिल चलाते हैं तो वो लाइट जलता है बिना बैटरी के। ऐसा देखे हैं? बहुत सारे जगहों पे गांव में आपको मिलेगा। यस Yes, सर, sir, यस एक सर, तो देखें। जनरेटर लगा दिया जाता है सर उसका हाँ, चक्का में। कोई बोलता है डायनेमो, कोई बोलता है जनरेटर, ठीक है। हाँ, वो क्या है, वो इसके अंदर एक शाफ्ट दिख रहा है, ये शाफ्ट को घुमाने से वो बिजली बनाता है, ठीक है। तो ये, अब ये चीज को घुमाने के लिए हमको एक घुमाने, इसको घुमाना है। अब इसको घुमाएंगे तो हमको एक चीज चाहिए जो इसको घुमाए, तो हम इसके साथ एक वो ऐसा हैंडल लगा देंगे, वो हैंडल को घुमाएंगे तो ये भी घूमेगा, जिससे बिजली बनते रहेगा। अब वो हैंडल को यहाँ पे टरबाइन का नाम दिया गया है। जो टरबाइन को हम घुमाएंगे तो जनरेटर घूमेगा, जिससे बिजली बनाएगा। लॉजिकली बिजली कौन बनाता है? पावर प्लांट नहीं बनाता, जनरेटर बनाता है। जनरेटर को घुमाने के लिए टरबाइन sir. लगाते हैं जो कि जनरेटर को घुमाएगा। अब टरबाइन को घुमाएगा कौन? तो टरबाइन को कोई ऐसा चीज ही घुमा सकता है जो कि जनरेटर का भार को ले, ठीक है। ये चीज हम थोड़ा थोड़ा देर बाद समझाएंगे। अभी जस्ट लॉजिकली हम समझा रहे हैं कि टरबाइन को कौन घुमाएगा। तो टरबाइन में कोई ऐसा चीज जिससे हम टरबाइन का ब्लेड को घुमा सके। तो यहाँ पे क्या है कि पानी को हम पहले स्टीम बनाते हैं बॉयलर में, और वो स्टीम क्या है, जैसे ही प्रेशर होता है तो ये प्रेशर से जैसे ही स्टीम जाता है ये टरबाइन को घुमाता है, जिसके कारण जनरेटर घूमता है, जिससे बिजली बनता है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया स्टीम टरबाइन, ठीक है। विंड मिल में क्या होता है, जनरेटर पे कि यहाँ पे क्या होता है, विंड का ब्लेड लगा हुआ रहता है। ये जैसे ही हवा से ब्लेड घूमता है, ये जनरेटर घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। हाइड्रो में क्या होता है, यहाँ पे भी टरबाइन ही जैसा रहता है, ऊपर से पानी गिरता है और इसको घुमाता है, जिसके कारण जनरेटर घूमता है, जिससे बिजली बनता है। अल्टीमेटली जनरेटर से ये सब जगह कॉमन है एक्सेप्ट सोलर पावर प्लांट में, ठीक है। सोलर पावर प्लांट एकदम अलग हो गया, ठीक है। उसको छोड़ के ये किस टाइप का, तो स्टीम पावर प्लांट में बॉयलर और टरबाइन रहता है। विंड मिल में डायरेक्टली टरबाइन रहेगा जो विंड से चलेगा। हाइड्रो में टरबाइन रहेगा जो पानी ऊपर से गिरता है तो इसको घुमाएगा। तो ये अलग अलग टाइप का ये रहता है, ठीक है। तो यहाँ एक बार चालू करते हैं हम। तो पहले हम बॉयलर को स्टार्ट, तो बॉयलर को स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ, पहले ये फ्यूल गया, क्योंकि पहले तो पानी बॉयल ऐसे नहीं होगा। पानी में जब तक ये आग ना लगाए, पानी को गर्म ना करे, पानी तो बॉयल नहीं होगा। तो पहले हम आग लगाएंगे। तो आग लगाने के लिए हम अब इसको लाइट अप करेंगे, मतलब माचिस जला के अब आग लगा दिए। यहाँ से फ्यूल सप्लाई किया। फ्यूल मतलब किसी भी टाइप का फ्यूल हो सकता है, कोयला हो सकता है, एलपीजी गैस हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकता है, ऑयल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले फ्यूल सप्लाई, फ्यूल दिए, फिर आग लगाए। जैसे ही आग लगा तो क्या हुआ, हम फिर पानी देना चालू किए। अब देखिए ब्लू कलर का पानी जा रहा है, जैसे जैसे इसके अंदर गर्मी हुआ है पानी रेड हो जा रहा है। रेड का मतलब स्टीम हो गया, ठीक है। रेड का मतलब स्टीम बन गया, पानी भाप बन के स्टीम हो गया है। क्योंकि पानी तभी हम वो थोड़ा देर बाद बताते हैं, रुक जाइए। अभी पानी स्टीम बन गया। तो स्टीम क्या हुआ, अभी टरबाइन तक पहुंचा नहीं है, टरबाइन के आगे पाइप तक गया है और प्रेशराइज होके है। हम क्या करेंगे, अब धीरे धीरे स्टीम को टरबाइन में डालेंगे। जैसे ही स्टीम को टरबाइन में डाले, टरबाइन घूमना चालू कर गया। तो स्टीम बॉयलर से हम क्या करते हैं, बॉयलर में हम क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं, ठीक है। बॉयलर अगर एक अलग चीज पकड़ते हैं, बॉयलर क्या है, तो बॉयलर वो इक्विपमेंट है जो पानी को स्टीम बनाता है एट हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर,
एक पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पानी को स्टीम बनाया जाता है। ये बॉयलर का काम है। बॉयलर का काम केवल इतना ही है कि वो एक तापमान पे स्टीम बनाता है जिसका एक टेम्परेचर और प्रेशर होता है। ठीक है, अब वो बॉयलर टरबाइन में जैसे ही गया, टरबाइन घूमना चालू हो गया। ठीक है, टरबाइन पूरा स्पीड में घूमना चालू हो गया। इसका स्पीड जनरली टरबाइन का स्पीड रहता है 3000 आरपीएम। यहाँ 3600 लिखा हुआ है, ये अलग चीज है, उसको थोड़ा देर बाद बताएंगे। 3000 आरपीएम पे घुमाता है टरबाइन को। और ये कपलिंग क्या होता रहता है जनरेटर के साथ। जैसे ही हम, जैसे गाड़ी को जैसे ही स्विच ऑन किए या किक मारे, गाड़ी स्टार्ट हो गया, पर गाड़ी चलता नहीं है। गाड़ी स्टार्ट हुआ है बट गाड़ी नहीं चल रहा है। गाड़ी कब चलेगा? जब हम गियर लगाएंगे। यही होता है ना। हाँ, तो अभी तक गाड़ी स्टार्ट हुआ है, मतलब टरबाइन स्टार्ट हो गया, गाड़ी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में जो कपलिंग है, वहां पे हम लोग गियर है, वो गियर को इंगेज नहीं किए। अब जैसे ही हम गियर को इंगेज करेंगे, देखिए क्या होता है। ये जो साउंड है, ये बिजली बनने का साउंड है। ठीक है, अब बिजली बनना चालू हो गया। जैसे ही बिजली बनना चालू हो गया, हम बिजली को ट्रांसफर कर देंगे। ये आवाज आपको, वो जो ऊपर में हाई वोल्टेज लाइन सब रहता है ना, वहां पे ऐसा आवाज को आपको मिलते रहता है। ठीक है, अब ये बिजली बनना चालू हो गया। तो बेसिकली हमको क्या था, बॉयलर से पानी को स्टीम में बनाए, वो स्टीम को यूज किए टरबाइन को घुमाने में। ये टरबाइन जैसे ही घूमा 3000 आरपीएम में, तो जनरेट ये 3000 में घूमेगा। ये दोनों एक साथ एक ही शाफ्ट पे लगा हुआ है, तो ये भी 3000 आरपीएम में घूम गया, जिससे कि बिजली बन गया। और बिजली को हम अब दे दिए जिस जगह पे जरूरत है। यहाँ तक किसी को डाउट है? बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर का क्या काम है? बॉयलर का काम है स्टीम बनाना, एक प्रेशर पे और एक तापमान पे। टरबाइन का काम है जनरेटर को घुमाना। वो कैसे घूमता है? बॉयलर का स्टीम लेके जनरेटर को घुमाता है। जनरेटर का काम है कि जनरेटर जैसे ही घूमता है, वो बिजली बनाता है। कैसे बनाता है वो भी हम बताएंगे आपको। अभी तक कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। जनरेटर का काम है बिजली बनाना, टरबाइन का काम है जनरेटर को घुमाना स्टीम लेके, और बॉयलर का काम है स्टीम जनरेट करना। किन्हीं को भी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। सबको समझ में आ जाता है? हाँ सर बोलिए। जैसे मतलब जो बॉयलर है उधर इतना सारा मतलब आग जो सब जनरेट होता है, मतलब कि इतना हीट रहता है, तो हाँ। वो जो हीट ट्रांसफर होता है ट्यूब से, तो वो ट्यूब में सर कुछ खराबी नहीं आता है सर? वो बहुत सारा खराबी है, उसमें खराबी आने का बहुत सारे संभावना है। हाँ, वो तो आगे आपको इतना बताएंगे। इतना हीट से तो जल जाता होगा ना सर ट्यूब? नहीं, वही देखिए, आप एक YouTube, आप लोग तो YouTube सभी देखते ही होंगे, हमको उम्मीद है। हाँ, टाइम पास करने के लिए YouTube तो देखते ही होंगे। यस ठीक है, सर। तो हाँ, तो क्या होता है हम आपको बताते हैं। ये वाला पीपीटी अभी ऑफ करो। इससे कोई रिलेटेड नहीं है ना, आपका क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं, इससे कोई ये नहीं है। नहीं है सर, नहीं है। ठीक है, अब इसको ऑफ करता हूँ। अब हम पीपीटी में आते हैं। क्या होता है कि आपको बताए थे हम कि बॉयलर में उसका तापमान जो होता है, देखिए बॉयलर का जो फर्नेस होता है ना, ये फर्नेस है मान लीजिए, और इसके अंदर बहुत सारे ट्यूब है। अभी हम दिखाएंगे कैसे ट्यूब रहता है। ये पूरा एक चौकोन टाइप का फर्नेस होता है। ठीक है, ये चौकोन टाइप का फर्नेस होता है। और ये जो वाल सब है ना, जैसे हम लोग के घर का जो दीवार है, वो दीवार के अंदर वो दीवार पूरा ट्यूब से ही बना रहता है। ये ट्यूब का डाया जो रहता है, ये डाया रहता है करीबन बहुत कम 30 से 50 mm। ठीक है, मतलब एक मार्कर होता है, उस मार्कर का जितना चौड़ाई होता है वही, मतलब एक पेन का आप 4 गो पेन को एक साथ रख देंगे उतना डाया होता है। ठीक है, इसके अंदर का तापमान होता है करीबन 800 डिग्री से लेके 1400 डिग्री तक। ठीक है, मतलब 1350 रहता है, 1350 डिग्री रहता है। और इससे जो पाइप के अंदर से जो स्टीम निकलता है, ये स्टीम का तापमान होता है 400 डिग्री से लेके 480 डिग्री से लेके 535 डिग्री तक, इससे ज्यादा नहीं जाता। अब ये जो मटेरियल यूज होता है, जैसे आपका क्वेश्चन था, इस मटेरियल का तापमान का कांस्टेंट है 580 डिग्री। 580 डिग्री के बाद ये मटेरियल गलना चालू हो जाएगा।
और इसके अंदर ऑलरेडी 800 डिग्री है, तो ये क्यों नहीं जलता है लोहा? कि एक आप एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, एक बैलून है, ये बैलून के नीचे जैसे ही आग लगाएंगे तो क्या होगा? ये बैलून क्या होता है? बर्थडे में ब्लास्ट। जब ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है बैलून। हाँ, पर यूट्यूब में एक वीडियो देखिएगा, इसके अंदर पानी भरा हुआ है और इसके अंदर हम आग लगाए तो ये बैलून फटेगा? नो सर, वो नो सर, हीट अब्सॉर्ब कर लेगा सर वो वाटर। हीट पानी में ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि आजकल ये यूट्यूब में बहुत कॉमन हम देख रहे हैं वीडियो, कभी भी यूट्यूब चलाते हैं ये वाला वीडियो दिखाई देता है। हाँ, तो ये क्या होता है कि ये जब पानी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और पानी रहेगा तो क्या होगा? पानी इसका हीट को ले ले रहा है। तो उसी तरह अगर ट्यूब के अंदर पानी है और पानी लगातार ऊपर से नीचे जा रहा है और इसका तापमान है 480 से 535, इसका मतलब कि ये ट्यूब का तापमान कभी भी 535 के ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि 535 में तो ये निकल जा रहा है स्टीम, ठीक है। सर। और अंदर फर्नेस का तापमान है बहुत ज्यादा, तो ट्यूब गलने का सवाल ही नहीं होता है। सेम बैलून वाला फंक्शन, तापमान अगर अंदर रह गया, अगर ये पानी को निकलने नहीं देंगे तब जाके ट्यूब फटेगा। अगर ये पानी लगातार चले जा रहा है ना, पानी लगातार चल रहा है, तो इसका तापमान गर्म नहीं होगा। वो जैसे ही उसका तापमान 500 डिग्री होगा वो स्टीम लेके निकल जाएगा। इसी कारण से यहाँ ट्यूब नहीं फटता है। सर फिर अगर वाटर सप्लाई को रोक दे तो फिर सर एकदम 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 फटेगा ट्यूब। वाटर सप्लाई अगर यहाँ ये जो सर जिस सेफ्टी में हम लोग पढ़े भी थे कि जब मतलब कि हम लोग जब हीट देते हैं तो देख लेना चाहिए वाटर लेवल कितना तक है ट्यूब में। हाँ, तो जनरली पानी दिया जाता है वो पंप के थ्रू से दिया जा रहा है, ठीक है। ये पंप किसी कारणवश खराब हो गया, ठीक है, इक्विपमेंट खराब हो ही सकता है, हमको तुरंत ये चीज को रोक देना पड़ेगा। ये आग कैसे लग रहा है, ये तापमान कैसे आ रहा है? थ्रू फ्यूल। कोई भी चीज से आग लगा रहे तभी ना हो रहा है। हाँ, तो ये जैसे सर। ही कोई चीज आग लगा रहे हैं, अगर पंप खराब हो जाता है तो तुरंत क्या करेंगे? हम फ्यूल को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको बचाते हैं, ठीक है। शॉक ये नहीं बैलून लगता है? किसमें? ट्यूब फटता नहीं है सर, जब मान लीजिए कि सर गर्म है फिर ठंडा अगर होगा अचानक? सर्कुलेट होते नहीं, अगर सर्कुलेट होते रहेगा तो नहीं फटेगा। ओ, अगर ट्यूब गर्म है और ठंडा हो जाएगा तब बोल रहे हैं? सर अचानक ठंडा होता है कोई चीज तो क्रैक खुलता अचानक है ना नहीं, सर? अचानक ठंडा होने नहीं दिया जाता है। वो अचानक ठंडा कब होगा? देखिए, आपके रूम में एक रूम है जो पूरा बंद है, ये एक रूम है जो पूरा ही बंद है, इसके अंदर में 800 डिग्री तापमान है, ठीक है। ये रूम बंद है, ये ठंडा तब होगा ना जब इसके अंदर हम हवा जाने देंगे और हवा निकलने देंगे। अगर ये रूम को हम पूरा बंदे करके रखे हैं तो रूम में तो ऐसे ही गर्मी बढ़ जाता है, सर्कुलेट होगा ही नहीं। तो ये पूरा क्लोज्ड रूम होता है जो कि पूरा ट्यूब से ही बना रहता है, इसमें एयर लीकेज होने का चांस ही नहीं रहता है। जैसे हम लोग रूम में दरवाजा और खिड़की सब बंद कर देंगे तो हवा कहाँ से आएगा? रूम तो गर्म होते रहेगा। पूरा एयर टाइट होता है ना सर? हाँ, एकदम। तो वही चीज है एक्चुअली, वही बेसिक मतलब वही है इसका। ठीक है, और हम लोग इसके आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके आगे भी हम लोग और भी समझेंगे इसको। बेसिकली वही है फंक्शन जो आपको बताएं। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एयर टाइट वाला भी हम लोग देखिए आगे का स्लाइड में हम लोग देखेंगे ही। हाँ, अभी हम लोग आगे देखेंगे कि वो जो आपका क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन कवर हो, वो सब कुछ इस मॉड्यूल के लास्ट लास्ट तक कवर हो ही जाएगा वो चीज़। ठीक ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ, अब क्या होता है कि अब एक रैंकाइन साइकिल होता है पूरा पावर प्लांट में। अगर बोला जाए कि यहाँ नहीं, रैंकाइन साइकिल से पहले एक और चीज हम बता देते हैं, रैंकाइन साइकिल स्टार्ट करने से पहले।
ऐसे तो हाँ, रैंकाइन साइकिल स्टार्ट करने से पहले एक और चीज हम बता देते हैं कि हम जैसे बात किए कि स्टीम पावर प्लांट, ठीक है, तो अलग अलग टाइप का पावर प्लांट होते हैं। जैसे एक हो गया स्टीम, जिसको स्टीम पावर प्लांट बोलते हैं, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। एक होता है हाइड्रो पावर प्लांट, एक होता है विंड, एक होता है आपका टाइडल, सोलर, न्यूक्लियर, और सोलर, न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, टाइडल, सर एक जियोथर्मल। जियोथर्मल। जियोथर्मल में क्या होता है, थोड़ा बता दीजिए, हमको सर याद नहीं है। सर वो ग्राउंड के अंदर में जो सर अर्थ का हीट होता है वहीं से सर। उसको लेता है, ओके ठीक है। तो ये ज्यादातर यूज नहीं होता है, अभी हमको पता नहीं कि जियोथर्मल, इसके बारे में हम भी ज्यादा नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इसको अभी नहीं देखते हैं, अगर हम पढ़ लेंगे फिर हमको इसको डिटेल में समझाएंगे, ठीक है, पर ये ज्यादातर यूज नहीं होता है। सबसे ज्यादा जैसे अभी आप रसिया इसका और इसका वार सुन ही रहे होंगे, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट सुन रहे होंगे, वहां पे न्यूक्लियर ज्यादा पावर प्लांट यूज होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, हम जैसे बताया कि एक जनरेटर होता है, लॉजिकली जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। जनरेटर में होता क्या है, जैसे हम लोग का घर का पंखा, ठीक है, घर का पंखा जनरेटर नहीं है, मोटर है। मोटर और जनरेटर एक ही चीज होता है, सेम चीज होता है, ठीक है, जस्ट उसका फंक्शन रिवर्स होता है। उसमें क्या होता है, मोटर और जनरेटर में अंतर क्या होता है, इसको कहते हैं रोटर, एक होता है रोटर, और उसके पास एक होता है स्टेटर। स्टेटर, ठीक है। स्टेटर में क्या होता है, वाइंडिंग किया हुआ रहता है, कॉपर कॉइल का वाइंडिंग रहता है, ये पूरा ऐसे गोल गोल रहता है। ये पूरा स्टेटर हो गया और ये रोटर हो गया, ठीक है, ये रोटर हो गया और ये स्टेटर हो गया, ये सिलिंड्रिकल रहता है ऐसे लंबा, ठीक है। इसके अंदर ना पूरा वाइंडिंग किया हुआ रहता है ऐसे ऐसे करके, और ये रोटर क्या है ना, घूमता है, स्पीड में घूमता है, रोटर स्पीड में घूमता है। हम लोग का पंखा में भी ऐसे ही रहता है, जो घर का पंखा होता है उसमें भी ऐसे ही रहता है। तो इसमें ना मैग्नेट लगा हुआ रहता है, इसमें मैग्नेट रहता है। तो जैसे ही घर का पंखा में क्या होता है ना, कि जैसे ही करंट देंगे, इस वाइंडिंग से करंट देंगे, कोई भी चीज अगर वाइंडिंग कर रहा है और उससे करंट जाएगा, तो वो क्या होता है, वो एक टाइप का मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो जाता है। सुने कि नहीं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स तैयार कर जाता है। यस सर। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे ही इस मैग्नेट को काटता है, ये मैग्नेट क्या होता है, मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल को काटेगा, तो ये क्या करेगा, घूमने का कोशिश करेगा, यहां से हट जाने का कोशिश करेगा। ऐसे करके ये पूरा स्पीड में घूमते रहता है। क्यों, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है जो कि इसको रोकने नहीं देता है, और ये पूरा घूमते रहेगा, ये पूरा स्पीड में घूमते रहेगा, ठीक है। तो हम लोग का पंखा में वही होता है, करंट आता है कॉपर वाइंडिंग में, और वो कॉपर क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है, जो कि ये सबको काटता है। जैसे ही इसको काटेगा, ये घूमना चालू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ एक साथ रह नहीं सकता, साउथ साउथ एक साथ नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये पूरा घूमने का कोशिश करता है और स्पीड में घूमता है, जिससे पंखा हमारा घूमते रहता है। ये करंट अगर ज्यादा चला जाएगा तो क्या होता है, अब सुनते होंगे कि पंखा जल गया, पंखा का मोटर जल गया। वो जलता क्या है, ये कॉपर कॉइल जलता है। ये कॉपर कॉइल का जो करंट जाता है, ये कॉपर कॉइल जल जाता है, ठीक है। अरे यार, ठीक है, सॉरी, हम देख रहे थे बैटरी मेरा कितना है, बैटरी मेरा खत्म होने वाला है। माइक्रोसॉफ्ट टीम, तो ये कॉपर कॉइल मेरा ये कॉपर कॉइल क्या होता है, ये जल, अरे, तो जनरेटर में जस्ट ऑपोजिट होता है। जनरेटर में क्या होता है, ये मोटर का केस हो गया, मोटर में इलेक्ट्रिसिटी आता है वाइंडिंग में, और
जिसके कारण से रोटर घूमता है, जिसके कारण पंखा घूमता है। जनरेटर में ऑपोजिट होता है। जनरेटर में क्या होता है, इसको घुमाया जाता है, रोटर को घुमाया जाता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स इस वाइंडिंग को काटता है और क्या करेगा, जैसे ही वाइंडिंग को काटेगा यहाँ करंट निकलता है और ये करंट आ जाता है। तो जो हम लोग का शादी घर में जो जनरेटर यूज होता है ना, वो शादी घर में जनरेटर में क्या रहता है पता है? जनरेटर में क्या रहता है कि यहाँ पे एक, जैसे हम लोग का गाड़ी का इंजन होता है ना, वैसे गाड़ी का इंजन लगा दिया जाता है। गाड़ी का इंजन क्या करता है, डीजल लेके क्या करता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक क्या करता है, रोटर को घुमाता है। तो ये जैसे ही घूमेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ से काटेगा और यहाँ से करंट प्रोड्यूस होता है। ये तो या तो डीजल से घुमाया जाता है, डीजल इंजन से, या पेट्रोल इंजन से घुमाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया जनरेटर। जनरेटर और रोटर दोनों सेम है, बस जनरेटर में क्या है कि रोटर को घुमाना पड़ता है, जनरेटर में रोटर को घुमाना पड़ता है, और मोटर में क्या होता है कि इसमें करंट जाता है, इधर करंट जाता है जिसके कारण रोटर घूमता है। तो ये जनरेटर में जो रोटर है, जैसे आप देखिएगा कि ये जो जनरेटर है उसका जो रोटर है, ये रोटर हमारा क्या है कि अगर बड़ा जनरेटर होगा, ठीक है, नहीं अभी वो बाद में बताएंगे, ठीक है। अब ये चीज को घुमाने के लिए क्या यूज करेंगे, जैसे स्टीम पावर प्लांट में क्या होता है, इसको स्टीम से घुमाया जाता है, तो स्टीम का प्रेशर से घुमाया जाता है, प्रेशर से घुमाया जाता है। हाइड्रो में क्या होता है, जैसे हम अगर घर का नल है, घर का नल है, ठीक है, तो घर का नल को अगर हम खोल देते हैं तो पानी नीचे गिरेगा, और नीचे में अगर एक छोटा सा ब्लेड लगा देते हैं, ऐसा ऐसा ब्लेड, तो ये ब्लेड के ऊपर जैसे ही पानी गिरेगा, ये ब्लेड क्या होगा, घूमना चालू होगा, होगा कि नहीं? यस सर। और अगर इसको कनेक्शन कर देते हैं हम इसके साथ, जनरेटर के साथ, तो वो भी घुमाएगा उसको, जिससे बिजली बनेगा। यही सेम चीज साइकिल में भी होता है। साइकिल का टायर में ये चीज लगा दिया जाता है, जिसको कि जनरेटर के साथ लगा दिया जाता है, जिससे कि बिजली बनता है। तो हाइड्रो में क्या होता है, वाटर का पोटेंशियल एनर्जी, वाटर का पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो डैम होता है ना, वो डैम का क्या होता है, पानी का हाइट को बहुत बढ़ा दिया जाता है, और जो टरबाइन होता है वो नीचे लगा हुआ रहता है। जैसे ही ये हाइट से पानी गिरता है, तो ये इसको घुमाना चालू कर देता है। इसी का डैम का हाइट को अगर घटा देंगे तो उतना बिजली नहीं बनेगा, क्योंकि जितना हाइट है उतना उसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, ये सर तो पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, तो जनरेटर में पोटेंशियल एनर्जी, स्टीम में क्या होता है, प्रेशर एनर्जी यूज किया जाता है। ठीक है, विंड में क्या है, विंड में विंड का वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी को यूज किया जाता है। मतलब हवा आ रहा है, तो ये क्या किया, जनरेटर से एक पंखा बना दिया गया। हाँ, एक पंखा बना दिया गया, जैसे ही हवा आ रहा है, पंखा का ब्लेड से टकरा रहा है, पंखा का ब्लेड से टकरा रहा है, पंखा को घुमा रहा है। ठीक है, तो ये विंड का वेलोसिटी को यूज किया। वेलोसिटी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी। टाइडल में क्या है, टाइडल में क्या होता है, पानी ऐसे 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 पानी लहर जैसा बनते रहता है, तो वही लहर के समय में एक ब्लेड लगा दिया जाता है। ये ब्लेड को घुमाएगा, अल्टीमेटली कहाँ जाता है, ये घूम के कहाँ जाता है, जनरेटर में जाता है, और जनरेटर का रोटर घुमाता है, जिससे विंड बनता है। ठीक है, न्यूक्लियर में क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी में ये जो बॉयलर में क्या हुआ, पानी को, बॉयलर में क्या होता है, पानी को क्या किया जाता है, वाटर बना, ये वाटर को वेपर बनाया जाता है, स्टीम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे बनाया जाता है, स्टीम पावर प्लांट में किससे बनाया जाता है, कोयला से, ऑयल से। हाँ, ये सबको जला के, मतलब जला के गर्मी होता है, जिसके कारण पानी स्टीम बनता है। न्यूक्लियर एनर्जी में क्या होता है, ये कोयला के जगह रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज हो जाता है, बस यही, पर वो भी पानी को स्टीम ही बनाता है। ठीक है, तो पानी का स्टीम बनाता है, जिसके कारण प्रेशर बढ़ता है और ये घूमता है। अब दिक्कत कहाँ है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड स्टीम पावर प्लांट पे ही, ये स्टीम का ही पार्ट हुआ, न्यूक्लियर भी स्टीम का ही पार्ट हुआ। पूरा का पूरा पावर प्लांट जितना, मतलब हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी, देखिए जैसे जैसे दिन पार हो रहा, आज से 20 साल पहले का बात अगर किया जाए, तो 20 साल पहले पूरा वर्ल्ड में करीबन 50% आदमी के घर में एसी नहीं लगता था। एसी मतलब बहुत बड़ा चीज हो गया है। वो सब उस समय लगता था कि अंबानी अंबानी के घर में होगा, या बड़ा कोई मिनिस्टर के घर में रहेगा एसी। पर अब क्या है, अब मोटा मोटी एक फ्लैट में 15 को घर है, उस 15 घर में सब 12 घर में एसी लगा हुआ है।
तो जैसे जैसे दिन पार हो रहा है, पहले टीवी नहीं होता था, एक पूरा मोहल्ला में एगो टीवी होता था, अभी क्या है हर घर में 2-2 टीवी रहता है। ठीक है, तो अब क्या है वो इक्विपमेंट बढ़ गया, तो जितना इक्विपमेंट बढ़ेगा बिजली का डिमांड कितना रहेगा, उतना ही बढ़ेगा। बिजली का डिमांड तो बढ़ गया। ठीक है, तो बिजली का जो सोर्स है वो कहाँ से मिलता है, यही सब पावर प्लांट से मिलता है बिजली, जिसमें से मोर देन 90% डिमांड जो होता है वो प्रोवाइड करता है स्टीम पावर प्लांट। ठीक है, 1% से भी बिलो प्रोवाइड करता है विंड एंड टाइड, और हाइड्रो प्रोवाइड करता है करीबन 3 से 4%। ठीक है, सोलर प्रोवाइड बहुत कम करता है, सोलर भी 1% से बिलो ही है। ठीक है, अब ये सब क्यों है, सोलर को हम ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, इसमें किसी टाइप का वेस्टेज नहीं है, टाइड में वेस्टेज नहीं है, विंड में वेस्टेज नहीं है। पर क्या है, विंड में हवा के ऊपर डिपेंड करेगा, हवा नहीं रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगा। टाइड में अगर पानी में लहर नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा। सोलर में क्या है, धूप नहीं निकलेगा तो नहीं मिलेगा। बट सोलर में एक और डिमेरिट क्या है कि आप लोग अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल सुने, इलेक्ट्रिकल मोटर, कार, इलेक्ट्रिकल बाइक, ये सब के बारे में सुने? यस Yes, सर। sir. वो महंगा होता है या सस्ता होता है? महंगा होता है। महंगा ही होता है। हाँ, क्यों होता है? क्योंकि उसका जो बैटरी है ना, उसका मेंटेनेंस ज्यादा रहता है। जितना इलेक्ट्रिकल बाइक है ना, उसमें कुछ इंजन नहीं रहता है। जैसे एक इलेक्ट्रिक मोटर है जिसमें इलेक्ट्रिक जा रहा है और वो मोटर को घुमा रहा है जिससे टायर घूम रहा है। ठीक है, उसका खर्चा कम है, मेंटेनेंस बहुत कम है उसमें। बट उसमें क्या है, बैटरी का मेंटेनेंस ज्यादा हो जाता है। जैसे घर में अगर हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं तो इन्वर्टर में क्या है, 5 साल बाद धीरे धीरे इन्वर्टर का कैपेसिटी कम होता है। पहले अगर 24 घंटा बिजली दे रहा था इन्वर्टर से, तो अभी क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, 10 घंटा चलता है या 6 ही घंटा चलता है बैटरी। तो वो बैटरी का मेंटेनेंस क्या हो गया है, बढ़ जाता है। तो सोलर में क्या होता है ना कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट, पहला है कि इंस्टॉलेशन कॉस्ट। जैसे अगर आप कोई सोलर मतलब कार खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल कार खरीदते हैं, तो जो कार का पेट्रोल कार का दाम है 10 लाख रुपया, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का दाम है 15 लाख 16 लाख रुपया। तो आदमी इलेक्ट्रिकल कार इसी कारण से नहीं खरीद पा रहा है। ठीक है, ये चीजें, तो ये सोलर सेल बैठाने से पहले क्या होगा कि आपको सोलर सेल का इंस्टॉलेशन बहुत ज्यादा है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है सोलर सेल का। ठीक है, इसी कारण से कौन उतना खर्चा करके इंस्टॉलेशन लगाया, नहीं तो बिजली उसका फ्री है, उसमें बिजली का खर्चा ही नहीं है, बस आपका मेंटेनेंस का खर्चा है। और एक टाइम में इंस्टॉलेशन लगाएंगे तो आपका खर्चा है। मतलब अगर आप अपने घर में अगर लगाते हैं तो एक बार में मोटा मोटी 1.5 लाख रुपया लगाएंगे तो आपका घर का पूरा बिजली वो दे देगा, टीवी फ्रिज सब कुछ दे देगा। हाँ, एसी नहीं चला पाएगा, बट टीवी फ्रिज ये सब चला देगा, पंखा उनका सब चलेगा उस सोलर सेल से। ठीक है, और आपका बिजली फ्री हो जाएगा। बट क्या है, आपको 1.5 लाख रुपया दिन लगाना पड़ेगा एक टाइम में, और उसका सर्विसिंग कराते रहना पड़ेगा मंथली, जो भी मेंटेनेंस फीस है, मंथली नहीं मतलब जो भी उसका शेड्यूल है। तो उतना कोई खर्चा नहीं कर पाता बोल के सोलर सेल पे हम लोग ज्यादा नहीं लगा पाते। ठीक है, सब्सिडी न्यूक्लियर, देता है हाँ सर, सब्सिडी वगैरह शायद मिलता है सर। हाँ मिलता है, पर लगा देंगे तो बहुत फायदा है। हम तो बोल रहे हैं कि एक घर में अगर आप सोलर से लगा देंगे तो आपका लगाना ही नहीं होगा, पर उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। सब्सिडी मिलने के बाद भी आपको तो 100% सब्सिडी नहीं दे पाएगा ना गवर्नमेंट, आपको तो एक लिमिटेड सब्सिडी देगा। यस सर, यही एक डिमेरिट है कि सर इंस्टॉलेशन सर थोड़ा होता है, हाँ, ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत ज्यादा यस हाई सर। होता है। ठीक है, आप उतना बियर नहीं कर पाएंगे, नहीं तो सबसे बेस्ट होता है सोलर सेल। ठीक है, और कभी अगर ये धूप नहीं रहा तब फिर गया आपका, तो आपको सोलर के साथ साथ कनेक्शन भी रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, यस तो सर। ये सब की वजह से हम लोग पूरा का पूरा सोलर सेल पे रिलायबिलिटी नहीं रख सकते हैं। अब रह गया न्यूक्लियर, न्यूक्लियर भी अच्छा है। ठीक है, तो न्यूक्लियर में क्या दिक्कत है कि जो न्यूक्लियर से रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो यूज होने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ रेडिएशन रहता है। उसको कहाँ फेंकेंगे, जमीन में गाड़ेंगे तो जमीन में चला जाएगा रेडिएशन। ठीक है, इससे क्या होता है ना, रेडिएशन से क्या होता है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि कोई वर्ल्ड वार
2 जब हो रहा था, उस समय क्या हुआ था कि एक बार अमेरिका हिमालय में आके, अमेरिका था ना, अमेरिका ही था, हिमालय में आके ना कुछ न्यूक्लियर वेपन लेके आया था। हाँ, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, इसीलिए आपका पीपीटी बंद हो गया। ठीक है, हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो हिमालय में आके एक बार क्या हुआ कि अमेरिका ना ये लगाया, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर वेपन। जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी यूक्रेन और रशिया का वार का न्यूज सुनते हैं। यस सर। तो अभी क्या कर रहा है कि अमेरिका उसके अगल बगल, रशिया के अगल बगल का जो नाटो का कंट्री है, वहां पे जाकर अपना न्यूक्लियर वेपन को एक्टिव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है कि एक्टिव करने का मतलब क्या है कि वो अब ऑन कर दिया वेपन को, अभी चलाएगा नहीं बट ऑन करके रखेगा। तो इसी तरह से इस वर्ल्ड वार 2 के समय वो एक्टिव किया था। उसके बाद वहां पे क्या हुआ ना कि हिमालय में ये बर्फ ढह गया, जिसके कारण वो न्यूक्लियर वेपन क्या हुआ, धंस गया जमीन के अंदर। हाँ, मतलब बर्फ के अंदर दब गया। अब निकालने के लिए बहुत खर्चा पड़ता, कहाँ, मतलब जैसे लैंडस्लाइड होता है ना, वैसे में वो धंस गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो धंसा रह गया जमीन के अंदर। अब जमीन के अंदर धंसने से क्या हुआ कि जो हम लोग पानी पीते हैं, ये पानी कहाँ से आता है, पानी का सोर्स क्या है? बर्फ गलता है तभी पानी आता है ना। यस सर, ग्लेशियर। हाँ, ग्लेशियर से, मेन पानी तो ग्लेशियर से आता है। तो वो क्या हुआ, ग्लेशियर से जब पानी सब आ रहा था, तो वो जिस रास्ता में जा रहा था, तो वो पानी क्या है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट को लेके जा रहा था, रेडिएशन को लेके जा रहा था। वो रेडिएशन को लेके जाने की वजह से क्या हुआ कि जैसे जैसे पानी जा रहा है, वो रेडिएशन भी पानी में मिक्स हो जा रहा है, और जो आदमी पी रहा है उसमें अलग अलग टाइप का बीमारी हो रहा था। जैसे किसी का उल्टी हो रहा था, किसी को सर दर्द हो रहा था, वो रेडिएशन की वजह से। हाँ, किसी का आंख का रोशनी चला जा रहा था, अलग अलग टाइप का बीमारी होता है। वो जीन्स को डायरेक्टली इफेक्ट करता है रेडिएशन। ठीक है, केवल इतना ही नहीं, उन लोग का जो फ्यूचर में जो बच्चा हो रहा था, जनरेशन, जो उसका फ्यूचर जनरेशन में जो बच्चा हो रहा था, उस जनरेशन का बच्चा में पाया गया कि किसी का कान नहीं है, हाँ, किसी का हाथ ही नहीं है, जन्म हुआ तो बिना हाथ के, बिना कान के। ये सब जीन्स को इफेक्ट कर देता है। ये जीन्स ही है जो हाथ पैर कान नाक मुंह निकालता है। ठीक है, तो ये जीन्स को इफेक्ट कर रहा था। तो जब रिसर्च किया गया तो पाया गया वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण। और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहाँ से आया, तो जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि 1940s में वार होने की संभावना पे अमेरिका ऐसा किया था इंडिया में, और उसके बाद वो वेपन को वहीं छोड़ के चला गया। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट इतना हार्मफुल होता है। तो अगर इंडिया न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाता है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जितना हीट है वो तो निकाल लिया, पर फिर भी थोड़ा बहुत रेडिएशन बच जाता है। अब उसको कहाँ डंप करेगा? अगर जमीन के अंदर डंप करता है तो क्या होगा कि जमीन के अंदर ही वो रह जाएगा। ठीक है, वो उसके साथ साथ मिट्टी में जाएगा, पानी में जाएगा, सब जमीन बंजर हो जाएगा सर। जमीन तो बंजर होगा ही, प्लस उससे जो पानी फ्लो होगा वो पानी में भी तो मिक्स होगा ना रेडिएशन। तो इसी कारण से अभी तक हमारे पूरा वर्ल्ड में क्या है, किसी के पास फुल प्रूफ प्लान नहीं है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट को मतलब आफ्टर यूज कहाँ फेंका जाए। एलिमेंट के यूज के बाद कहाँ फेंकेगा, इसका कोई उपाय नहीं है, जिसके कारण हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर को ज्यादा हम लोग ऑप्शन नहीं रख पा रहे हैं। तो इसीलिए न्यूक्लियर पावर प्लांट भी सक्सेसफुल नहीं है इंडिया के केस में। ठीक है, बाहर कोई टेक्नोलॉजी से वो उसको कोई न्यूक्लियर रिएक्टर, जैसे अभी एक और न्यूज पढ़ रहे थे कि अगर जापान एक क्या है, स्विट्जरलैंड या स्वीडन कहीं है, जहां पे हर घर में बंकर रहना जरूरी है। बंकर रहना मतलब क्या, वो बंकर ऐसा है कि कोई अगर न्यूक्लियर मतलब एटम भी, मतलब न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, एटॉमिक वार भी हो जाता है और वहां एटम बम भी गिरा देता है, तो क्या होगा, उस रूम के अंदर कुछ नहीं होगा। वो एक एक रूम बनाने के पीछे 1.5 करोड़ रुपया खर्चा होता है। मतलब अगर कोई एटॉमिक वार हो जाता है तो उसमें रेडिएशन से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ये एटॉमिक वार का ये है।
क्योंकि जब एटॉमिक वार होता है तो उस एटॉमिक वार में जो टेम्परेचर होता है वो 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर निकलता है। अब 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब समझ रहे हैं, जो घर का लोहा सरिया सब गल जाता है, कुछ बचता नहीं है, तो इंसान भी बचता नहीं है। तो वो क्या है, वो चैम्बर जो है उस चैम्बर का कॉस्ट है 1.5 करोड़ रुपया बनाने का, एक चैम्बर बनाने का 1.5 करोड़ रुपया कॉस्ट है, जिसमें 15 से 20 आदमी रह सकता है और उसमें वो 15 से 20 दिन खाना खा सकता है, उसमें इस टाइप का कैपेसिटी है और वो रेडिएशन को झेल जाता है। तो इस तरह से मतलब वैसा कोई चैम्बर है जिसमें न्यूक्लियर वेस्ट को रख के जमीन में गाड़ देता होगा, ऐसा कुछ होगा बाहर में जो फॉरेन में बना रहा होगा, पर इंडिया में वैसा पॉसिबल नहीं है, अभी तक तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग के पास लास्ट उपाय रहता है कोयला का पावर प्लांट में। अब पावर प्लांट में जो हम लोग का स्टीम बेस्ड पावर प्लांट है वो जनरली जो आग लगता है ना, उसमें या तो कोयला से आग लगाया जाता है या एलपीजी से लगाया जाता है या ऑयल से लगाया जाता है। तो सबसे सस्ता इसमें कोयला ही होता है, फिर एलपीजी ऑयल महंगा रहता है। अगर एलपीजी और ऑयल से अगर हम आग लगाते हैं तो वो महंगा पड़ता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग का मैक्सिमम जो ये रहता है वो रहता है कोल बेस्ड पावर प्लांट। बट कोल बेस्ड पावर प्लांट 2055 तक कोयला भी खत्म हो जाएगा। इसके लिए अल्टरनेट अभी निकाला जा रहा है। तो ये सब है ओवरऑल कि हम लोग क्यों स्टीम बेस्ड या कोल बेस्ड पावर प्लांट पे हम लोग काम करते हैं, या स्टीम बेस्ड या कोल बेस्ड पे हम लोग अभी चल रहा है, क्योंकि वो सबसे सस्ता है, उसका बिजली सस्ता है और वो चीज मतलब इकलौता हमारे पास ऑप्शन है इंडिया में। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कर सकते, कोई बता पाएंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं कर पाएंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन एनर्जी है, उसमें ना कोयला चाहिए ना कुछ चाहिए, पर क्यों नहीं कर सकते हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? कोई भी ऐसे? सर अगर डैम में सर पानी नहीं रहा तो शॉर्टेज है तो फिर सर रुक सकता है प्रोडक्शन। वो तो एक केस है, बट क्या है ना कि सबसे बड़ा चीज है जमीन। आपके यहाँ पे कोई, आपके एरिया में कोई तो डैम होगा जहाँ बिजली बनता है। आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्टेट है? सर इधर बिहार में तो सर एक भी डैम नहीं है सर, उधर ही झारखंड में ही है। बिहार में डैम नहीं है, ठीक है। उड़ीसा में है तो हीराकुद एशिया का सर जो लार्जेस्ट वाटर है सर। डैम होते हैं सर वो बहुत ज्यादा एरिया कवर कर लेते हैं सर। हाँ, तो डैम देखिए, डैम कहाँ बना पाएगा? सबसे बड़ा चीज है कि डैम कहाँ बन पाएगा, जहाँ पे पानी होगा वही डैम बन पाएगा, ठीक है। तो जहाँ पानी होगा रिवर के ऊपर, हाँ रिवर के ऊपर ही डैम बन पाएगा। अगर रिवर के ऊपर डैम बनेगा, पहला चीज तो रिवर कहाँ रहता है? नदी के आसपास का क्षेत्र उपजाऊ होता है या बंजर होता है? उपजाऊ होता है सर। सबसे ज्यादा उपजाऊ रिवर के आसपास का ही एरिया रहता है, क्षेत्र रहता है, ठीक है। तो सबसे उपजाऊ जमीन में आप अगर डैम बना देंगे तो आपका जमीन का उपजाऊ खत्म हो गया, मतलब आप वहां से कोई भी पेड़ पौधा सब्जी उब्जी कुछ नहीं लगा पाएंगे क्योंकि डैम बन जाएगा। तो सोचिए कि एक डैम बनने से आप कितना % एरिया को खत्म कर दे रहे हैं सब्जी बनाने के लिए। इसी कारण से हम लोग डैम नहीं बनाते हैं ज्यादा। सर वो बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो जाता है सर। हाँ वही बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, उतना इंग्लिश हमको नहीं याद था, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, हाँ, तो पेड़ पौधा मर जाता है सर। उससे मछली लोग को फर्क पड़ता है सर डैम बनने से। सर आसान शब्द में आपका समझ में आ गया सर। हाँ, ये एक आसान शब्दों में यही था कि बहुत जमीन लेता है, और जो डैम का जो जमीन रहता है ना, उस पूरा डैम का जमीन में, मतलब एक अंदाजा लगा लीजिए कि हीराकुद डैम जितना बड़ा एरिया है या जो भी डैम आप गए हैं, उस एरिया में जो बड़े से बड़ा डैम होता है ना, वो सब मेगावाट बनाता है 300 से 400 मेगावाट बस। एक बहुत बड़ा डैम जो है वो 300 से 400 मेगावाट बिजली बनाता है, वो भी उतना जमीन को बर्बाद करके। और उतना ही जमीन में अगर हम कोयला का पावर प्लांट बना देते हैं तो वो करीबन 30,000 मेगावाट बना सकता है, जहां पे केवल ये 300 मेगावाट बना रहा है। उतना जमीन बर्बाद करके हम 30,000 मेगावाट बना सकते हैं, जिसके लिए वो उतना जमीन बर्बाद करके केवल 300 मेगावाट बना रहा है, ठीक है। क्योंकि पानी का बहाव चाहिए, पानी का पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, तभी आपका पानी नीचे गिरेगा। तो वही चीज के लिए बहुत ज्यादा एरिया खर्चा होता है उतना पानी को संभाल के रखने के लिए।
हाँ, ताकि कॉन्टिन्यूस चलते रहे। अब उतना ही एरिया में 30,000 मेगावाट बन सकता है, जिसमें हम 300 ही मेगावाट बना रहे हैं। इसी कारण से हम लोग डैम को बनाते ही नहीं है। मतलब डैम वही बनेगा जहाँ का मतलब जहाँ पहाड़ वहाड़ थोड़ा सा है, जहाँ पे पहाड़ है तो क्या होगा, ये सब्जी उब्जी नहीं उगेगा। हाँ, खाली जमीन में कभी भी डैम बनाना मना है, ठीक है। तो पहाड़ वहाड़ में क्या है, पहाड़ में पत्थर में थोड़ी ना उगेगा पेड़ पौधा, तो इसीलिए पहाड़ में ही जनरली डैम को बनाने का कोशिश किया जाता है, या जो नेचुरल लेक है उसी को डैम में कन्वर्ट किया जाता है। नहीं तो हम लोग डैम को नहीं बनाएंगे, नहीं तो वो बहुत हाँ हमारे लिए हानिकारक है। मतलब हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट और ग्रोथ, जिसके कारण सब्जी उब्जी का भी दाम बढ़ जाएगा। तो ये सब के कारण हम लोग वाटर डैम नहीं बनाते हैं। तो किसान भी बेघर हो जाता है, गरीब किसान हाँ, लोग सब। एकदम बेघर हो जाता है। यही सब तो रीजन है जिसके लिए डैम सही नहीं है। तो इसी कारण से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें जाएंगे तो बहुत लॉस है। पहला तो उतना ही जमीन में कम बिजली बन रहा है, जबकि उतना ही जमीन अगर हम कोई बंजर स्थान पे पावर प्लांट बना दे कोयला का, तो भी काम करेगा। मतलब ऐसा जगह जहां पे कोयला का जहां पे ये फार्मिंग नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पे अगर हम बनाते हैं ये कोयला का पावर प्लांट, तो उतना ही जमीन में मेरा 30,000 मेगावाट दे देगा। जबकि अगर हम, और उसमें क्या है, जमीन बर्बाद भी नहीं हो रहा है। तो ये सब का कुछ प्रॉफिट होता है जो डैम बनने से लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से बस कोयला पे ही हम लोग जाते हैं। कोयला ही पावर प्लांट एकमात्र हमारे पास उपाय है, ठीक है। फिर हम लोग फ्यूचर में क्या करेंगे सर? कोयला भी खत्म हो जाएगा तो फ्यूचर में एक आप लोग के पास समय रहेगा तो एक ना आर्टिफिशियल सन बोल के को ये मारिएगा, गूगल में मारिएगा आर्टिफिशियल सन। तो चाइना बना रहा है सर। हाँ, चाइना बना यस सर, चाइना बना लिया है। अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है, आर्टिफिशियल सन में क्या होता है, तो आर्टिफिशियल सन माइक में क्या बंद कर होता है। भाई, रोशन माइक बंद कर। हाँ, रोशन कहीं शायद ये मार्केट में है। नो सर, वो बिष्टुपुर में जो घर का आगे आते हैं ना सर बेचने के लिए, वही है। नहीं, ठीक है। तो वो एक्चुअली आर्टिफिशियल सन क्या है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, वो कोई सुनिए। आर्टिफिशियल सन क्या है, वो जनरली क्या है कि ग्रीन एनर्जी है। उसमें ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज करता है कि रेडिएशन होगा, हाँ, और ना कुछ ये यूज करता है जिसमें हार्मफुल कुछ भी केमिकल निकलेगा। वो एकदम ग्रीन एनर्जी है। बट अभी उसमें सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ है कि वो फ्यूजन से होता है। तो जब फ्यूजन होता है तो हीट बहुत ज्यादा निकलता है। तो अभी जो एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें सूरज जितना हीट बनाता है उसका 8 गुना हीट ज्यादा मिल रहा है। बट क्या है कि वो हीट को कंट्रोल भी करना है हमको, इतना ही हीट देना है, नहीं तो क्या है, ट्यूब जो बोले वो ट्यूब भी गल जाएगा, ज्यादा हीट हो जाएगा। तो इसी कारण से वो हीट को कंट्रोल करने के पीछे अभी रिसर्च चल रहा है। वो रिसर्च सक्सेसफुल हो जाएगा तो फ्यूचर यही है, वर्ल्ड का फ्यूचर वही है, आर्टिफिशियल सन, ठीक है। तो अभी 2055 तक तो पक्का कोयला खत्म हो जाएगा। अभी ये कोयला का क्राइसिस चालू हो गया है, उस समय तक तो एकदम ही क्राइसिस हो जाएगा। मार्स का रास्ता खोलना पड़ेगा सर। हाँ, ताकि सब हम लोग जाके मार्स में ऑनलाइन ट्रेनिंग करें। नहीं, यस सर। सर न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर नहीं, न्यूक्लियर में बोले ना, न्यूक्लियर में हाँ वो भी न्यूक्लियर ही है, बट वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज नहीं करता है, ठीक है। सर। उसका जो सर वेस्ट वो है हाइड्रोजन यूज करते हैं। हाँ, वो फ्यूजन के लिए यूज करता है। तो वही एकमात्र रास्ता है, ठीक है। अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के में लैपटॉप भी बंद है तो हम पीपीटी भी नहीं दिखा पा रहे हैं, ठीक है। अभी तक जो भी बताया आप लोगों को समझ में आया ना, यही से बेसिक स्टार्ट होना चाहिए पावर प्लांट। सर टाइमिंग क्या होगा कल का? वही 11 बजे। ठीक है सर। ठीक, ओके, चलिए। हाँ, थैंक यू सर। चलिए, बाय। चलिए, थैंक यू सभी को। चलिए फिर कल मिलते हैं। हाँ, आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, जिसको क्रिकेट खेलना है।